हेलो प्यारे विद्यार्थियों, मैं सुरेश कुमार आपका स्वागत करता हूं YouTube के प्लेटफॉर्म से स्टडी विद गुरुजी में। मैं आज लेकर आया हूं जो आपको विज्ञान पढ़ा था, विज्ञान में जीव विज्ञान कक्षा 9 में जो पढ़ा रहा था, उस कक्षा 9 के जो आपका कोशिका की संरचना बता रहा था, उस कोशिकांग में आज मैं लेकर आया हूँ गाल्जी काय, गाल्जी उपकरण या गाल्जी तंत्र। उसके बारे में मैं डिटेल से बताऊंगा कि गाल्जी काय क्या होता है। सन 1898 ईस्वी में एक वैज्ञानिक हुए जिनका नाम है कैमिलो गोल्गी। कैमिलो गाल्जी कह लो या गोल्गी कह लो, उन्होंने इसकी खोज की थी और इसी का नाम गाल्जी उपकरण, गाल्जी तंत्र या गाल्जी अपार्टस रखा था अंग्रेजी में नाम अगर देखा जाए तो। मतलब अपने नाम पर ही उन्होंने इसका नाम रखा था। अब ये क्या करती है, इसकी संरचना क्या है, इसके कार्य क्या है, उन सारी चीज़ों को हम समझ लेते हैं। तो आइए प्यारे बच्चों देखते हैं। तो हम कहेंगे गाल्जी काय के बारे में। गाल्जी काय, गाल्जी या गाल्गी अपार्टस होते हैं। सन 1898 ईस्वी में कैमिलो गाल्जी ने गाल्जी काय को जंत कोशिका में देखा था। सबसे पहले इन्होंने जंत कोशिका में देखा था और जिसका नाम उन्होंने गाल्जी तंत्र या गाल्जी उपकरण या गाल्जी काय रखा। मतलब आप इसका नाम रखना चाहो तो इन तीन में से कोई भी आप कह लीजिए, गाल्जी तंत्र कह लीजिए, गाल्जी उपकरण कह लीजिए, गाल्जी काय कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। जबकि पौधों में, ये जंतुओं में देखा था इसलिए उसका नाम जंतुओं में रखा था गाल्जी काय, गाल्जी तंत्र या गाल्जी उपकरण। लेकिन पौधों की जब बात आएगी, पौधों में जब हम जाएंगे तो पौधों में पहली बात तो ये संख्या में अधिक होती हैं और सिंपल होती, साधारण होती, बहुत डेवलप्ड नहीं होती हैं। और इनका नाम रखा गया है डिक्टियोसोम। देखो यहाँ से एक नया प्रश्न बन गया। पौधों में गाल्जी काय को हम डिक्टियोसोम कहते हैं। पौधों की जो प्लांट सेल होती है, पादप कोशिका होती है, उसमें इसका नाम डिक्टियोसोम होता है। तो देखो क्या लिखा है, देखा गया जिसका नाम गाल्जी तंत्र, गाल्जी उपकरण, गाल्जी काय रखा गया। पौधों में ये साधारण व अनेक होते हैं, यानी ये संरचनाएं अनेक होती हैं तथा इनको डिक्टियोसोम कहते हैं या डिक्टियोसोम कहलाते हैं। इनको डिक्टियोसोम कहते हैं। क्या कहेंगे? कहते हैं। तो कहते हैं डिक्टियोसोम, इनको हम कहते हैं। तो डिक्टियोसोम आप समझ जाएंगे कि गाल्जी उपकरण, गाल्जी काय क्या है, खोज कब हुई, किसने की, और पौधों में इनको हम क्या कहते हैं। अब इसकी संरचना को जान लेते हैं। तो ये आपकी किसकी संरचना है? गाल्जी काय की। इसमें जो नलिका के आकार की होती है कुंडली स्वरूप, कुंडली मतलब मुड़ी हुई संरचनाएं होती हैं। और मुड़ी हुई संरचनाएं होती हैं, कुछ और संरचनाएं गोल गोल सी होती जिनको हम पुटिकाएं कहते हैं। ये सिस्टर्नी होते हैं, ये बेसिकल कण होते हैं, ये बेसिकल कण होते हैं। और इसमें जो ये होता है मैट्रिक्स भरा होता है। क्या होता है? मैट्रिक्स, यानी इसमें ये मैट्रिक्स भरा रहता है। तो इस प्रकार आप देखेंगे ये बिल्कुल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरह संरचना है। तो ये आपकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरह संरचना है, इसमें बीच बीच में भरा है मैट्रिक्स। तो ये आपकी संरचना हो जाती है। तो प्यारे बच्चों आप देख रहे हैं कि इसकी संरचना किस तरह बनाएंगे। आप छोटे छोटे पार्टिकल कुंडली संरचना बना लेंगे, इसके ऊपर बेसिकल कण लगा देंगे, बीच में मैट्रिक्स भर देंगे, बस हो गया। इस तरह आप कर लेंगे। तो ये सिस्टर्नी होती है। ये जो छोटी छोटी संरचनाएं दिख रही है, ये क्या है? सिस्टर्नी। इनको हम कहते हैं सिस्टर्नी। तो सबसे पहले सिस्टर्नी मतलब कुंडली संरचनाएं होती हैं, कुंडलिया टाइप की। आइए संरचना की बात करते हैं। पौधों में इनकी लंबाई 1 से 3 मिलीमीटर, मतलब इनकी लंबाई कितनी होती है? 1 से 3 मिलीमीटर। और ऊंचाई कितनी? 0.5 मिलीमीटर। इसमें लिखा है 0.5 मिलीमीटर होती है। प्रत्येक गाल्जी काय चपटी और मुड़ी हुई, देखो ये चपटी है और मुड़ी हुई कुंडलियों का बना होता है। यानी छोटी और चपटी कुंडलियों की बनी संरचना है जिसमें पुटिकाएं होती हैं, सिस्टर्नी होती हैं। तो ये जो सिस्टर्नी आप देख रहे हैं, ये पुटिकाएं देख रहे हैं, ये सारी इसमें उपस्थित होती हैं। इसके मैट्रिक्स में, यानी बीच बीच में एक द्रव्य भरा रहता है, अर्ध तरल पदार्थ, उसी को हम मैट्रिक्स कहते हैं। इसी मैट्रिक्स में कुछ पोषक पदार्थ पाए जाते हैं, जैसे प्रोटीन है और फास्फोलिपिड है, कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन्स हैं, खनिज हैं, ये सारे बहुत सारे पदार्थ पाए जाते हैं। तो वही लिखा है इसके मैट्रिक्स में प्रोटीन, फास्फोलिपिड, एंजाइम, विटामिन, सेल्यूलोज, फाइबर्स भरे रहते हैं। तो यानी इसके मैट्रिक्स में सारी चीज़ें भरी रहती हैं और इसी के माध्यम से
ये इसकी संरचना हो जाती। तो यानी हमने आज क्या समझा, गाल्जी काय क्या है, गाल्जी काय की खोज किसने की है, सन 1898 ईस्वी में की थी, कैमिलो गाल्गी ने की थी और इसका नाम रखा उन्होंने गाल्जी काय, या फिर आप कह सकते हैं गाल्जी तंत्र, या कह सकते हैं गाल्जी उपकरण। जबकि पौधों में यही संरचनाएं सिंपल होती हैं और बहुत अधिक संख्या में होती हैं, और उसमें इनको कहा जाता है डिक्टियोसोम। अगर आ जाए डिक्टियोसोम किसे कहते, तो आप कहेंगे पौधों की कोशिकाओं में पाई जाने वाली गाल्जी उपकरण जो होता है उसी को हम डिक्टियोसोम कहते हैं। अब फिर आती है ये लंबाई कितनी होती है, तो इनकी लंबाई 1 से 3 मिलीमीटर होती है, चौड़ाई 0.5 मिलीमीटर होती है। इसमें पुटिकाएँ होती हैं, सिस्टर्नी होती, बेशकण होते हैं, और साथ में मैट्रिक्स होता है। उस मैट्रिक्स में विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व, खनिज, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फास्फोलिपिड, विटामिन आदि भरे रहते हैं। तो ये इतना आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे क्या होता है। बस आपको बेसिक तरीके से सारी बातें समझनी है, आपकी सारी चीज़ें जबान पर होंगी। याद रटने से कुछ नहीं होता, याद करने से कुछ नहीं होता, हमें क्या करना हो, इसको समझना होगा। और अगर आपको समझ में आ रहा है, सारी बातें समझ में आ रही, तो वीडियो को शेयर कर दीजिए तुरंत। आगे चलते हैं, गाल्जी उपकरण। तो आप देखिए गाल्जी उपकरण या गाल्जी काय के कार्य क्या हैं। द फंक्शन ऑफ गाल्जी जो काय है, उपकरण है या सिस्टम है, गाल्जी सिस्टम है, उसके क्या क्या इसके कार्य हैं, फंक्शन क्या है। तो इसके कार्य मुख्यतः निम्नलिखित हैं या निम्नलिखित होते हैं। तो इसके कार्य बहुत सारे होते हैं। तो कैसे पता करेंगे, नंबर 1, इसका पहला कार्य आपके सामने आ जाएगा, कोशिका में पोषक पदार्थ श्रावण एवं संचयन करती, यानी जो इसका पोषक पदार्थ होता है उसका क्या करना, श्रावण मतलब निकालना है, प्लस उसका संचयन करना, रखे रहना है। तो मतलब जब रखा होगा तभी तो उसको निकाल पाएंगे, यानी श्रावण करना और साथ में संचयन करना। संचयन मतलब स्टोर करके रखना, और श्रावण मतलब निकालना, स्टोर करना निकालना, स्टोर करना निकालना, या श्रावण करना या और क्या करना, संचयन करना। ये पहला पॉइंट हो जाएगा, श्रवण करना और संचयन करना। दूसरा पॉइंट है कोशिका कला, कोशिका भित्ति तथा कार्बोहाइड्रेट्स का संश्लेषण करना। यानी जो कोशिका कला होती है, कोशिका भित्ति होती है और कार्बोहाइड्रेट होता है, उस सब का संश्लेषण करना मतलब निकालने का काम किसका है, इसी गाल्जी काय का होता है। ये सारे काम किसके अंडर में हैं, इसी के अंडर। और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके सामने जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है क्या है, कोशिका विभाजन। जब एक कोशिका से कई सारी कोशिकाएं बनती हैं या 2 कोशिकाएं बनती हैं, तो इस समय एक कोशिका से कितनी बन गई, 2 कोशिकाएं। तो यानी ये होगा कोशिका विभाजन। तो कोशिका विभाजन के समय जो ये प्लेट का निर्माण होता है विभाजित होते समय, तभी तो ये विभाजित होती। तो प्लेट का निर्माण कौन करता है, यही करता है। लिखा है कोशिका विभाजन के समय कोशिका प्लेट का निर्माण करना, यानी इस कोशिका प्लेट का निर्माण होगा, ये प्लेट बन जाती है और यही प्लेट आगे चलकर अलग हो जाती है और नई डॉटर सेल का निर्माण हो जाता है। तो ये सब निर्माण किसके द्वारा होता है, ये सब निर्माण होता है इसी गाल्जी का यानी गाल्जी उपकरण के द्वारा। और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है उत्सर्जी पदार्थों को कोशिका से बाहर निकालना। यानी जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, पचने के बाद जो अपशिष्ट अवशेष पदार्थ बचते हैं, उनको उस कोशिका से बाहर निकालने का काम भी कौन करेगा, यही गाल्जी का, यही गाल्जी तंत्र, यही उपकरण करते हैं। तो इस प्रकार आप प्यारे बच्चों, आपने इनके कार्यों को समझ लिया। गाल्जी काय के कार्य पहला हमने बताया कि जो पोषक पदार्थ होते हैं उनका संचयन करना और श्रवण करना। दूसरा हमने पॉइंट बताया जो कोशिका भित्ति होती है, कोशिका की जो कला होती है उसका निर्माण करना, इसी का काम है। गाल्जी काय का तीसरा काम हमने बताया जब कोशिका विभाजन होती है उस समय कोशिका जो प्लेट बनती है उसका बनाने का काम भी इसी गाल्जी काय का होता है। तीसरा सबसे हो गया पॉइंट। और फिर चौथे पॉइंट की ओर चलते हैं तो हम बताएंगे कि गाल्जी काय उत्सर्जी पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने का भी कार्य करता है। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों आपने यहाँ तक समझ लिया। अगर हमारे चैनल पर पहली बार अगर आप आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि अन्य लोगों का भी इसमें रिस्पांस हो सके। और हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को थोड़ा सपोर्ट करिए। कोशिका की जो संरचना पढ़ा रहा था उसमें मैं कोशिका के कोशिकांग यानी ऑर्गेनिज्म ऑफ सेल पढ़ा रहा था, उसके तहत मैं आज लेकर आया हूँ सबसे इम्पोर्टेंट अंग राइबोसोम। अब ये राइबोसोम क्या होता है, उसकी संरचना क्या है, इसकी खोज क्या है, ये सारी चीज़ें आप अगर अध्ययन कर रहे हैं तो सारी चीज़ें आप समझ में आ जाएंगी।
तो बस आपको धैर्यपूर्वक बस देखना होगा। यदि कोई आप विद्यार्थी हैं कक्षा 9 में पढ़ रहे हैं तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, यदि कोई कम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं उसके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। आइए चलते हैं देखते हैं। तो राइबोसोम, राइबोसोम जो होता है क्या है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट अंग है और एक हिसाब से देखा जाए कोशिका का सबसे सूक्ष्म अंग। अगर तुमसे पूछा जाए कोशिका का सबसे सूक्ष्म अंग क्या है तो हम कहेंगे कोशिका का सबसे सूक्ष्म कोशिकांग। सबसे सूक्ष्म कोशिकांग अगर बात की जाए तो यही होता है कौन सा, राइबोसोम। सबसे छोटा, इससे छोटा कोई कोशिकांग नहीं होता। दूसरी बात अगर इस इंपॉर्टेंस की बात की जाए तो ये जितने भी कोशिका के अंग होते हैं वो दोहरी झिल्ली के कला आबद्ध होते हैं। कला से उसके ऊपर एक आवरण होता है, दोहरी झिल्ली का आवरण होता है, इसके ऊपर आवरण दोहरी झिल्ली का नहीं होता है। तो यानी हम कहेंगे दोहरी झिल्ली कला रहित होता है। और राइबोसोम की एक विशेषता तीसरी ये भी कह सकते हैं कि ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में भी पाया जाता है। बाकी माइटोकॉन्ड्रिया, लवक, ईआर जो भी हैं केंद्रक, वो सब प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं होते क्योंकि कलाबद्ध यानी दोहरी झिल्ली वाले जो आवरण वाले हैं वो कोई भी कोशिकांग प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाए जाते। लेकिन ये पाया जाता है क्योंकि ये क्या होता है, कला आबद्ध होता है यानी कला से घिरा नहीं होता। तो देखिए सन 1955 ईस्वी में पेलेट नामक वैज्ञानिक ने राइबोसोम की खोज की थी। यह अत्यंत सूक्ष्म कणिका रूप होते हैं। तो हमने बताया ये अत्यंत सूक्ष्म कणिका युक्त होते हैं, इससे छोटा कोई कोशिकांग ही नहीं होता है। सबसे सूक्ष्मतम अगर कोशिकांग की बात की जाए तो यही होता है राइबोसोम। अब ये सबसे सूक्ष्मतम है तो इसको हम साधारण सूक्ष्मदर्शी से देख भी नहीं सकते, तो इसको देखने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। मतलब हम जब तक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नहीं लेंगे तब तक हम देख नहीं सकते। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से ही इनको देख सकते हैं। लिखा है जिन्हें केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा ही देखा जा सकता है। ये केवल उसी में देखा जा सकता है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी। ये कोशिका द्रव्य में केंद्रक कला पर तथा अधिकांशतः अंतःद्रवीय जालिका पर होते हैं। अब इनकी उपस्थिति कहाँ होती है, तो उपस्थिति इनकी होती है 3 जगह। जो कोशिका द्रव्य होता है, कोशिका की जो पूरी संरचना होती है, उस कोशिका की संरचना सपोज दैट ये है, मान लिया ये कोशिका, इसके अंदर ये केंद्रक है और इसके बाहर एक संरचना लगी है जिसे हम ईआर कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इस प्रकार आप देखेंगे तो एक तो ये कहाँ होते हैं, यहाँ पर एक होते हैं केंद्रक के ऊपर और दूसरे होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो 3 जगह स्थितियाँ हो गई, एक तो कोशिका द्रव्य में हो गए, दूसरा केंद्रक के ऊपर, तीसरा ईआर पर। तो 3 जगह होते, 3 जगह इनकी उपस्थित होती है, कोशिका द्रव्य में, केंद्रक के ऊपर और सबसे ज़्यादा कहाँ होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। हमने आपको पढ़ाया है, अगर उसे नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में जाकर कक्षा 9 में साइंस में देख लेना, आपको मिल जाएगा कि ये क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की संरचना। उसमें खुरदरी जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती उनके यानी रफ RER में ये होते हैं। तो हम देखेंगे अंतःद्रवीय जालिका पर होते हैं। इनका निर्माण प्रोटीन तथा RNA से होता है। यह दोहरी कला रहित होते हैं, मतलब इसमें दोहरी कला नहीं होती है। रहित का मतलब है नहीं होती है, रहित का मतलब है नहीं होती है, मतलब इसमें दोहरी झिल्ली का आवरण नहीं होता है। और दोहरी झिल्ली का आवरण नहीं होगा यानी ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में भी पाए जाएंगी। तो इस प्रकार आपने प्यारे बच्चों क्या समझ लिया, कोशिका, ये जो राइबोसोम है इसको समझ लिया। ये राइबोसोम की संरचना है आपके सामने। अब इसके प्रकार की बात कर लेते हैं। ये मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है 70S, दूसरा होता है SCS। ये यहाँ पर सब यूनिट बताई गए हैं, ये 70S है और ये 80S है, यानी 70S राइबोसोम 80S 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं 70S राइबोसोम, एक होते हैं 80S राइबोसोम। तो देखो यहाँ पर हमने 70S और 80S दोनों बता रखे हैं, ये आप 70S मान लीजिए, ये 80S मान लीजिए। तो ये 70S हो गया, संरचना है आपकी 2 यूनिट में बटी है, एक ये है एक ये है, और एक छोटी यूनिट 30 है, दूसरी 50 यूनिट है। मतलब पूरा 70S जो है अगर इसके टुकड़े किए जाएँ
तो 2 सब यूनिट में बटा होता है, एक 30s और दूसरी होती है 50s। और इस प्रकार 80s देखा जाए तो ये थोड़े बड़े होते हैं, 70s से थोड़ा ये बड़े होते हैं। तो ये 80s हैं, ये भी 2 सब यूनिट में बटे होते हैं, इनको कहते हैं 40s और 60s। इस प्रकार आप देखेंगे प्यारे बच्चों, राइबोसोम मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, तो हम कहेंगे राइबोसोम मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं 70s राइबोसोम, दूसरे होते हैं 80s राइबोसोम। 70s राइबोसोम थोड़ा छोटे होते हैं आकार में, जबकि 80s राइबोसोम आकार में बड़े होते हैं। 70s राइबोसोम की 2 सब यूनिट होती हैं, एक 30s और दूसरी होती है 50s, जबकि 80s की 2 सब यूनिट कौन होती है, 40s और जबकि एक होती है 60s यूनिट। तो ये आपने देखा कि ऐसे। तो आइए चलते हैं इनको प्रकार को समझते हैं। पहला लिखा है आपके सामने 70s राइबोसोम। तो 70s राइबोसोम ये आकार में छोटे होते हैं तथा इनका अवसाद गुणांक 70s होता है। तो 70 इनका अवसाद गुणांक क्या है, 70s होता है, इसीलिए इनको हम कहते हैं 70s राइबोसोम। ये राइबोसोम मुख्यतः प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में होते हैं। मतलब जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं, उन्हीं में ये पाई जाती हैं, और कहीं या निम्न कोटि की जो सेल होती है उसमें पाई जाती हैं। राइबोसोम मुख्यतः प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में होते हैं या यूकैरियोटिक की माइटोकांड्रिया और लवक में। अब देखो फिर इंपॉर्टेंट बना, राइबोसोम मुख्यतः प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाई जाती हैं। कोशिकांग है, ये कोशिका के अंग है, और कोशिकांग एक माइटोकांड्रिया भी है, कोशिकांग एक लवक भी है, यानी हरित लवक। हरित लवक तो कोशिका का अंग है, माइटोकांड्रिया तो कोशिका का अंग है, उसके अंदर भी यानी कोशिकांग के अंदर भी ये राइबोसोम पाए जाते हैं, लेकिन किसमें, प्रोकैरियोटिक नहीं, यूकैरियोटिक माइटोकांड्रिया और यूकैरियोटिक हरित लवक यानी लवक में ही पाई जाती हैं। कौन से, 70s। मुख्यतः ये 2 उप इकाइयों में बटी होती है, एक होती है 30s और दूसरी होती है 50s में बटे होती है। ये देखो हमने बताया है 30s और 50s। 70s राइबोसोम 30s और 50s में बटे होते हैं। तो यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, नंबर 1, ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में ही पाई जाती हैं और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाई जाती। लेकिन यूकैरियोटिक कोशिकाएं के जो कोशिकांग है माइटोकांड्रिया हरित लवक, उसके अंदर ये पाए जाते हैं राइबोसोम। तो प्रश्न बनेगा कि राइबोसोम प्रोकैरियोटिक के किस कोशिकांग के अंदर उपस्थित होते, तो हम कहेंगे माइटोकांड्रिया और हरित लवक। अब चलते हैं 80s राइबोसोम की ओर। तो 80s राइबोसोम की ओर जाएंगे तो देखो क्या लिखा है, ये आकार में बड़े होते हैं तथा इनका अवसाद गुणांक 80s होता है। मतलब इनका अवसाद गुणांक कितना होता है, 80s होता है। ये थोड़ा बड़े होते हैं तथा ये प्रोकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित होते हैं। ये प्रोकैरियोटिक में नहीं होते हैं, ये यूकैरियोटिक में होते हैं। किस में होते हैं, यूकैरियोटिक में होते हैं, क्योंकि सत्य कोशिका होती है यानी जंत कोशिका और पादप कोशिकाएं जो होती वो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, डेवलप्ड सेल होती हैं, और ये डेवलप्ड सेल में ही पाई जाती हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में ही 80s राइबोसोम होते हैं। वही लिखा है, यूकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित होते हैं तथा इनकी उप इकाइयां 40s और एक कौन होती है, 60s होती है। देखो भाई हमने देखा है 80s है, ये 40s और 60s 2 उप इकाइयां हो जाती हैं। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों आपने देख लिया कि 70s 80s 2 राइबोसोम होते हैं। 70s पाए जाते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में, जबकि 80s पाए जाते हैं यूकैरियोटिक कोशिकाओं में, या आप कह सकते हैं जो विकसित कोशिका जैसे जंत कोशिका, पादप कोशिका। एनिमल सेल एंड प्लांट सेल में कौन से होंगे, 80s राइबोसोम पाए जाते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका यानी जीवाणु कोशिका में 70s राइबोसोम पाए जाते हैं या उपस्थित होते हैं। इसके अलावा माइटोकांड्रिया व हरित लवक में भी 70s राइबोसोम होते हैं। माइटोकांड्रिया हरित लवक कोशिका के कोशिकांग है, कोशिकांग के अंदर भी ये पाए जाते हैं 70s राइबोसोम। आगे चले, अब बात आती है कि इनका फंक्शन यानी कार्य क्या है। तो अगर हम कार्यों की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट इसका कार्य है, और देखा जाए छोटा बहुत है लेकिन खोटा भी बहुत है। क्यों छोटा, छोटा खोटा होता, खोटा का मतलब है यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे शरीर का निर्माण प्रोटीन से होता है,
प्रोटीन के कारण ही लोग बढ़ते हैं, प्रोटीन के कारण ही जो टूट फूट की मरम्मत होती वो भी होती है, जितने एंजाइम हैं, हार्मोन्स हैं, वो ज़्यादातर प्रोटीन होते हैं। यानी हमारे शरीर में प्रोटीन कुल मिलाकर बहुत अहम रोल होता है। और उसी प्रोटीन का संश्लेषण इसी राइबोसोम के द्वारा होता है। ये इसका सबसे इम्पोर्टेंट कार्य होता है। प्रोटीन हमारे शरीर का सबसे मुख्य पोषक पदार्थ है और वह प्रोटीन यानी पोषक पदार्थ हमारे कोशिका में उपस्थित राइबोसोम के द्वारा संश्लेषित होता है। इसीलिए हम राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। इसीलिए हम राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। तो इतना देखो लिखा है राइबोसोम के कार्य। राइबोसोम का प्रमुख कार्य प्रोटीन का संश्लेषण करना होता है, अतः इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों, आपने यहाँ तक देख लिया, यहाँ तक विजिट के लिए किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में यहाँ तक अगर आप आए हैं तो चैनल पर अगर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो और साथ में कमेंट के माध्यम से हमें पॉजिटिव ऊर्जा अवश्य प्रदान करो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।